दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। वैसे तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव को देश की सियासत में अगर बड़े पैमाने पर देखें तो लोग समझते हैं कि भाई दिल्ली तो महानगर है, राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी, और वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ही आजकल सब कुछ कर रहे हैं, तो कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन दिल्ली के चुनाव इस वक्त जिस तरह हो रहे हैं, वैसे लग रहा है कि यह राष्ट्रीय महत्व का एक चुनाव बन गया है। तो दिल्ली की विधानसभा को, दिल्ली की सरकार को चाहे जितना दबाया गया हो, जितना उसको एक तरह से मिनिमाइज किया गया हो राजनीतिक तौर पे, प्रशासनिक स्तर पर, लेकिन सियासी जो पहलू उसका है कि इस चुनाव में दिल्ली विधानसभा चुनाव एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। एक ऐसा लगता है कि जो 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 सियासत का बैरोमीटर है उसको नापने का एक तरह से वो एक मौका बन गया है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में मुख्यतः जो ये चुनाव लड़ा जा रहा है, तीसरा कोण बनाने की कोशिश कांग्रेस जरूर कर रही है, लेकिन उसमें बहुत कामयाबी उसको हासिल होती नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में ये जो आमने सामने का चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, वो क्या होगा इसका, और क्यों भारतीय जनता पार्टी इतनी शिद्दत के साथ सारी ताकत उसमें लगा झोंक दिया है उसने। इतनी ताकत तो कई प्रादेशिक बड़े बड़े प्रदेशों के चुनाव में वो नहीं झोंकती है। तो आखिर वजह क्या है, और क्या आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल साहब फिर से इस बार चुनाव को निकाल पाएंगे, या कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी फंस रही है? इसी विषय पर हम आज एक बहुत ही जानकार वरिष्ठ पत्रकार से बात करेंगे, जो दिल्ली की, आम आदमी पार्टी की और देश की सियासत को बहुत अच्छी तरह समझते और समझाते हैं। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आशुतोष जी का परिचय देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप सब जानते हैं, इनको रोज देखते हैं किसी चैनल पर या सत्य हिंदी पर। इनके लेखों को आप अंग्रेजी हिंदी हर जगह पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल आशुतोष जी यही है कि आखिर आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जेल में रहे, उनके हुँ, नेता और भी कई जेल में रहे, वो बाहर आए। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता था कि ये चुनाव बहुत आसान हो जाएगा। शीश महल वगैरह का मुद्दा उठा दिया गया, करप्शन का मुद्दा उठा दिया गया, और वाकई इमेज को एक डैमेज भी हुई उनकी इमेज, छवि उनकी खराब हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके हुँ। बावजूद देखा जा रहा है कि बीजेपी बहुत परेशान है, उसके लिए चुनाव आसान नजर नहीं आ रहा है। आपका क्या असेसमेंट है? नहीं, बिल्कुल रमेश जी, आप सही कह रहे हैं। आज से अगर कोई 3 महीने पहले मुझसे कहता कि दिल्ली के अंदर क्या होने वाला विधानसभा के चुनाव में, तब मैं शायद ये ज़रूर कहता कि आम आदमी पार्टी के लिए स्थिति बहुत खराब है और भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है, वो चुनाव जीतने की स्थिति में है। लेकिन पिछले 3 महीनों के अंदर अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने काफ़ी ज़मीन रिकवर की है और काफ़ी जो खोई हुई ज़मीन थी, उसको उन्होंने वापस अपने पाले में लाने में एक तरीके से कामयाबी भी हासिल की है। देखिए, जो इस बार का चुनाव था, वो आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। एक तो 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होती है। आपने दिल्ली के अंदर देखा कि जब लोकसभा के चुनाव हुए, तो नरेंद्र मोदी को जो एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ, वो 11 साल की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान हुआ। आप बहुत सारे वायदे करते हैं, बहुत सारे वायदों पर लोगों के लिए डिलीवर नहीं होती है, एक फटीग फैक्टर भी हो जाता है और एक लोगों के अंदर मन हो रहा, ठीक है भाई 10 साल देख लिया, आप किसी और को आजमाने की कोशिश करते हैं। तो वो 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त थी। अभी भी वो एंटी इनकम्बेंसी है और जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किल है। दूसरी बात कि भ्रष्टाचार के जो बड़े तमाम गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे, उन आरोपों की वजह से उनकी जो तस्वीर थी वो बिगड़ती हुई दिखाई पड़ी है। ऐसा नहीं है कि लोग ये नहीं मानते कि उनको जानबूझ के फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री निवास को एक शीश महल में बदलते हुए देखते हैं, तब उनको लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है। तो ये जो कुछ तो गड़बड़ है, ये अगर किसी आम पॉलिटिशियन के लिए हो तो कोई बात समझ में आती है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के बारे में हो, अरविंद केजरीवाल के बारे में हो, जिन्होंने ये कहा था कि भाई नेताओं को तो 2 कमरे के फ्लैट पे रहना चाहिए और जो भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के बारे में बात कर रहे थे, जिन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी सभाएँ की, इतने बड़े-बड़े लोगों के ऊपर आरोप लगाए और लोगों की तस्वीरें लगा-लगा के वो कहते थे कि भाई ये इन सबों की स्थिति तो जेल के अंदर है। तो जब उस पार्टी के नेता के ऊपर कुछ बिलीवेबल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, तो उसकी वजह से भी उनको नुकसान हुआ था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर निकले, तब उनको ये बात समझ में आ गई कि वो चुनाव हार सकते हैं और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बहुत नर्वस थे उस वक़्त और उनको कई रातों में उनकी नींद भी नहीं आई थी।
तब उन्होंने कुछ बड़े कड़े फैसले किए। एक तो कड़ा फैसला किया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी उन्होंने। जो आदमी जेल से सरकार चलाने की बात कर रहा था, वो जेल से निकलने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी और ये कहा कि अब वो जनता की अदालत से जब बरी हो जाएंगे तब वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस बार का चुनाव एक तरीके से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने का है या मुख्यमंत्री पद से हटाने का है। दूसरी बात, उन्होंने शीश महल भी छोड़ दिया और कहा कि भाई ये तो मुख्यमंत्री के लिए बना, मैंने तो अपने लिए तो बनाया नहीं। तो ये बेसिकली अपनी जमीन को रिट्रीव करने की कोशिश थी। तीसरी बात ये कि उसके बाद से वो लगातार जनता के बीच में घूम रहे हैं। आपने देखा मनीष सिसोदिया पदयात्रा कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल ने पदयात्रा करने की कोशिश की है, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, 50 के ग्रुप में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, विधायकों को लगातार दौड़ा रहे हैं, पार्टी को पीछे कर। तो एक राजनीतिक पार्टी चुनाव में 4 महीने पहले से लगातार जब उसको लगा कि वो हार सकती है तो उसने मास कांटेक्ट प्रोग्राम शुरू किया और उसका नतीजा ये है कि आज वो ऐसी स्थिति में है जहां उसके हारने की संभावना या आशंका कम से कम दिखाई पड़ती। उसके उल्टे भारतीय जनता पार्टी जो वाकई में जीत सकती थी, उसने कुछ नहीं किया। ना तो उसने कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश की, उल्टे जो आम आदमी पार्टी के का जो नैरेटिव था उसी को रिएक्ट कर रही थी। उसको पदयात्रा दिसंबर के महीने में शुरू करनी थी, उसने न जाने को पदयात्रा शुरू नहीं की। तो इस वजह से बीजेपी जो इस चुनाव को जीत सकती थी, आज तो मुझे नहीं लगता जीतने की स्थिति में दिखाई पड़ती है। आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी, जो आपने पदयात्रा का जिक्र किया कि वो उसने घोषित किया था, उनके जो प्रादेशिक अध्यक्ष हैं, लेकिन वो निकल नहीं सकी, लेकिन और क्या खास कारण है जिसकी वजह से जो दिल्ली का मध्य वर्ग है, बहुत बड़ा हिस्सा है दिल्ली में मध्य वर्ग का, जिसमें उसकी पैठ रही है, और कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग हैं, खासकर हिंदू अपर कास्ट जो दिल्ली में रहते हैं, वो बीजेपी के स्वाभाविक आजकल जनाधार बन गए हैं। तो इतने समर्थन के बावजूद वो क्या चीज है बीजेपी के साथ? क्या उसके नेताओं की कोई कमी है, जो कैंडिडेट्स हैं वो कमी है, कि वो एक लीडरशिप स्टेट लेवल पर केजरीवाल, आतिशी या अन्य जो नेता हैं उनके मुकाबले वो खड़ी नहीं कर पा रही है? तो ये क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, मैं बार-बार इसको कहता हूं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सबसे बड़ी उसकी नाकामयाबी इसमें है कि वो कोड केजरीवाल को अभी तक क्रैक नहीं कर पाई है कि केजरीवाल नाम का आदमी है क्या? ये कैसे पॉलिटिक्स करता है? इसकी सोच क्या है? क्योंकि एक आदमी जो कभी राजनीति में नहीं था, अचानक राजनीति के अंदर आता है और पूरे माहौल को दिल्ली को बदल देता है, 15 साल से मुख्यमंत्री को हरा देता है, तो जरूर उसमें कुछ तो ऐसा असाधारण होगा जिसकी वजह से वो बार-बार चुनाव जीत रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी सब जगह जीत के आते हैं तो दिल्ली में पता चला 70 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती है, 54% वोट मिलता है। जब नरेंद्र मोदी को 303 सीटें पूरे हिंदुस्तान में मिलती हैं, दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा की सीट मिलती है, विधानसभा के चुनाव में चारों खाने चित, 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल जाती है, 54% वोट फिर मिलता है। तो जब तक वो इस कोड केजरीवाल को नहीं क्रैक करेंगे तब तक बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होगी। और इस बार बीजेपी अपनी आम आदमी पार्टी अपनी गलतियों की वजह से हार की कगार पर पहुंच गई थी। बीजेपी का कोई रोल नहीं था। अब जब तक ये केजरीवाल फैक्टर है, क्योंकि देखिए मैं इसलिए बार बार इसको कहता हूं क्योंकि जब 2015 में लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 32% वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी को 56% वोट मिला, लेकिन जब 6 महीने के बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट 32 से बढ़ के 54 हो गया और बीजेपी का 56 से घट के 32 हो गया। ये जो 22% वोट जो बढ़ा 6 महीने के अंदर, ये क्यों बढ़ा, इसको समझने की जरूरत है। और इसी को अगर आप 2020 में देखें, 2019 में आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिला था लोकसभा के चुनाव में, तीसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन 6 महीने के बाद जब विधानसभा का चुनाव तो 36% वोट का इजाफा होता है। अब ये 22% वोट लोकसभा से विधानसभा में और 36% वोट का इजाफा, ये क्या है? दरअसल ये केजरीवाल का वोट है, जिसको मैं केजरीवाल फैक्टर कहता हूं। केजरीवाल का वोट है कि लोकसभा में नहीं चलता है क्योंकि लोगों को मालूम है कि लोकसभा में तो मोदी जी है, केजरीवाल कोई फैक्टर। एमसीडी में नहीं चलता है क्योंकि एमसीडी में केजरीवाल नहीं है, लेकिन विधानसभा में चलता है क्योंकि केजरीवाल है। तो नहीं, ये जो लेकिन ये केजरीवाल, मैं ये समझना चाहता हूं कि ये केजरीवाल है क्या? क्या दिल्ली का बीजेपी है? क्या दिल्ली में बीजेपी या दिल्ली में मोदी और अमित शाह की बीजेपी ही केजरीवाल है, या केजरीवाल के साथ कुछ और है? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा प्रतिशत है जो केजरीवाल को भी वोट करता है और नरेंद्र मोदी को भी वोट करता है। जो ये 18% के आसपास जो वोटों की शिफ्टिंग होती है, इसमें से कुछ वोट तो जो 36% वोट जो 18 से बढ़ के 54 होता है,
इसमें करीब 1/3 वोट जो है, या मान लीजिए आप, जैसे मैं आपको एक डेटा के आधार पर अगर बताऊं तो आपको शायद ज्यादा इसको अच्छा समझ में आएगा कि जो डेटा कहता है उसके हिसाब से बीजेपी को वोट करने वाले 1/3 लोग लोकसभा से विधानसभा के बीच में अपना वोट स्विच कर देते हैं। ऐसा जो तमाम सर्वे हैं वो इस बारे में बताते हैं। दूसरा, 3 में से 5 में से 3 लोग जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। ये बहुत क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो ये इसलिए बीजेपी का वोटर और आम आदमी पार्टी का वोटर, कम से कम 1/3 वोटर ऐसा है जो इनके साथ है, जो कभी जो लोकसभा में बीजेपी को चुनता है और विधानसभा में आम आदमी पार्टी को चुनता है। लेकिन इसमें एक फैक्टर है जो बिल्कुल अलग है, और वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत है कि जो दिल्ली के अंदर 13% मुस्लिम वोटर है, 17% दलित वोटर है, और ये जो 13% जो दलित मुस्लिम वोटर है, ये एक मुश्त आम आदमी पार्टी को वोट देता है, कांग्रेस की तरफ भी झांकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को पसंद करता है, राहुल गांधी को पसंद करता है, लेकिन वो राहुल गांधी को वोट नहीं देता क्योंकि उसको मालूम है कि बीजेपी को नहीं हरा सकते। उसी तरीके से दलितों का एक बहुत बड़ा चंक है, जो सीएसडीएस का सर्वे ये कहता है कि दरअसल दिल्ली के 2020 विधानसभा के चुनाव में 69% दलितों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, 69% दलितों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, और बीजेपी को सिर्फ 25% वोट दिया है। यानी एक तरफा दलित वोटर दिल्ली के अंदर वो आम आदमी पार्टी को वोट देता। अब ये जो 13% मुस्लिम, 17% दलित, ये 30% का वोट हो गया जो एक मुश्त आम आदमी पार्टी को मिलता है। और तीसरी जो आश्चर्यजनक बात है, जिसकी तरफ लोगों का अक्सर ध्यान नहीं जाता है, कि 2020 में आपको यकीन नहीं होगा कि 60% महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया और बीजेपी को सिर्फ 35% महिलाओं ने वोट दिया। यानी 25% का गैप। पुरुषों में 43% पुरुषों ने बीजेपी को वोट दिया और 49% आम आदमी पार्टी को वोट दिया। तो महिलाओं का भी एक मुश्त वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलता है। वो बिजली और पानी की वजह से है, क्योंकि घर का खर्चा तो वही चलाती है। फिर और फ्री बस यात्रा, और बस यात्रा फ्री बस यात्रा। तो ये जो दलित, मुस्लिम और महिला वोटर, अगर इनको मिला लें तो आम आदमी पार्टी आराम से 40-45% वोट पे बैठी हुई है। अब इस बार जो बात सीसी वोटर के सर्वे से निकल के आ रही है कि पुरुषों के अंदर तो बड़ी तगड़ी लड़ाई है, और हो सकता है बीजेपी को ज्यादा पुरुष वोट करे, आम आदमी पार्टी को कम। लेकिन महिलाओं में अभी भी आम आदमी पार्टी को एज है। सी वोटर का कहना है कि 6 से 7% का एज है, यानी महिलाओं के अंदर भी आम आदमी पार्टी का वोट कम हुआ है। लेकिन अगर 6-7% भी अगर वो आम आदमी पार्टी को एज मिलता है, ज्यादा प्रतिशत महिलाएं अगर आम आदमी पार्टी को वोट करती हैं, तो इसका मतलब ये कि फिर दलित, मुस्लिम और महिला वोटर अगर एक साथ रहते हैं तो वोट परसेंटेज कम हो सकता है, लेकिन हारने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन आपको जो वेलफेयर स्कीम्स जो केजरीवाल साहब की हैं, जिसको पहले भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी कहा करती थी कि रेवड़ियां बांट रहे हैं, कर्नाटक में उसने कहा, कुछ और स्टेट्स में भी कहा, लेकिन बीजेपी स्वयं भी इस चुनाव में अगर देखा जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर उसी तरह की स्कीम्स को रिपीट कर रही है। बल्कि उसको तो ये भी कहना पड़ा कल कि जो मौजूदा स्कीम्स दिल्ली में चल रही हैं उनमें हम किसी को हटाएंगे नहीं, ये बयान दिया बीजेपी ने। और इसका मतलब भले वो नाम न ले कि केजरीवाल सरकार जो स्कीम चला रही है उसको हम नहीं खत्म करेंगे, लेकिन उसने ये जोड़ दिया कि भाई पहले ही उसको एक्चुअली जोड़ दिया था कि 2100 रुपए के बजाय हम 2500 रुपए आपको देंगे। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जब इतनी सारी स्कीम्स की बात वो कर रही है बीजेपी, केंद्र में उसकी सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे हैं जो दिल्ली की सरकार की स्मूथ फंक्शनिंग को शायद वो पसंद नहीं करते, या उनको ऐसा निर्देश है कि वो ना चलने दें ठीक से सरकार। तो ऐसे में जो मध्यवर्गीय मानस है दिल्ली का, आप थोड़ी देर के लिए जो उत्पीड़ित समाज है, वंचित समाज है, उसको छोड़ दें, माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी छोड़ दें, जो मिडिल क्लास है, जो बहुत वोकल है दिल्ली का और जो ओपिनियन मेकर माना जाता है, उसमें क्या पोजीशन आपको नजर आ रही है? आप थोड़ी देर के लिए सर्वे वर्वे की बात छोड़ दें, आपको क्या लग रहा है? देखिए, इसमें दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट है। पहली बात ये कि जो रेवड़ी है या जिसको फ्रीबीज हैं,
आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव के पहले तो कहा था कि 6,000 रुपए हम देंगे, 6,000 रुपए, और बीजेपी 2,000 रुपए दे रही थी। तो कांग्रेस ने तो ज्यादा ऑफर किया था, लेकिन लोगों ने कांग्रेस के ऑफर को नहीं माना, बीजेपी का ऑफर माना, उसको 2000 में उनको संतुष्ट हो गए। तो फ्रीबीज में जनता उसी को वोट देती जिसकी ट्रस्ट वर्दीनेस ज्यादा होती, वही जो कह रहा है डिलीवर कर देगा। उस पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो जो आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमने बिजली फ्री किया, हमने पानी फ्री किया, हमने शिक्षा को बेहतर किया, तो कम से कम उनकी जो ट्रस्ट वर्दीनेस है फ्रीबीज की डिलीवरी का, वो आज की तारीख में बीजेपी से बेहतर है। और उसका एक फेस है केजरीवाल। केजरीवाल को मालूम है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, केजरीवाल ने इनको बिजली मुफ्त की है, पानी उनको आधे दाम पे दिया है, शिक्षा बेहतर की है, तो ये केजरीवाल पे हम भरोसा कर सकते हैं। बीजेपी की तरफ से तो कोई चेहरा भी नहीं है। तो ट्रस्ट वर्दीनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दूसरी बात, जो दिल्ली में जो मिडिल क्लास है, दरअसल दिल्ली का मिडिल क्लास बहुत बड़ा मिडिल क्लास है। हिंदुस्तान में अगर मिडिल क्लास अगर आप ध्यान से देखें तो उसका आंकड़ा तकरीबन 31% के आसपास आके रुकता है। 31, पूरे हिंदुस्तान में 31% का मिडिल क्लास है। लेकिन दिल्ली के अंदर जो मिडिल क्लास है वो तकरीबन 67% या 66% के आसपास है। क्योंकि दिल्ली की जो आबादी है, जो अर्बन आबादी है, वो दिल्ली करीब 65% तो दिल्ली अर्बन है। यहाँ तो गांव देहात बहुत कम है, 34% के आसपास है उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो लेकिन इस मिडिल क्लास में भी कई कैटेगरी है। क्योंकि एक तो मिडिल क्लास वो है जो 5 लाख रुपए पर ईयर कमाता है, दूसरा मिडिल क्लास वो है जो 50 लाख रुपए पर ईयर कमाता है। तो अब आप कह लें कि 25 लाख रुपए पर ईयर कमाता है, तो दोनों की तुलना 30 लाख रुपए पर ईयर कमाता है, दोनों की तुलना नहीं हो सकती। तो जो एफ्लुएंट क्लास है, मिडिल क्लास भी एफ्लुएंट क्लास है, वो तो देखिए वो तो बीजेपी के साथ है, और वो बीजेपी के साथ है, और जो आम आदमी पार्टी के साथ आया था 2015 में, 2020 में, अब उसमें भटकाव है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके नीचे की जो लेयर है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं, जो बेसिकली मार्जिनलाइज्ड हैं, जो कमजोर तबके से, आर्थिक कमजोर तबके से आते हैं, उनके लिए तो बिजली और पानी, इसी से उनको 1,500-2,000 रुपए पर मंथ बच जाते हैं। उनकी महिलाओं को अगर फ्री में बस मिल जाती तो वो काफी पैसा उनका बच जाता है। और अब अगर आम आदमी पार्टी कह रही कि हमारी सरकार 2100 रुपए आपको देंगे, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अभी भी आम आदमी पार्टी को मिडिल क्लास में एक तबका जो एफ्लुएंट है, जो 30 लाख के आसपास या 10 से 30 लाख पर मंथ जिसकी सैलरी है, जो एक तरीके से बहुत ज्यादा आय नहीं है, वो तो आम आदमी पार्टी से भटकन है उसमें। लेकिन जो नीचे वाले तबका है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबका, वो आज भी फ्रीबीज और उस पर जो अरविंद केजरीवाल की डिलीवरी है उस पर उनको भरोसा है, और उसको लगता है कि इस सरकार ने कम से कम हमारे लिए कुछ काम किया। देखिए एक बात समझिए, शीला दीक्षित ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन शीला दीक्षित ने फ्लाईओवर्स बनाए, और चूंकि उस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई थी, तो झुग्गी झोपड़ी या गरीबों को कोई बहुत ज्यादा फायदा शीला दीक्षित की सरकार नहीं दे पाई। आम आदमी पार्टी ने उस कमी को पूरा किया, उन्होंने फ्लाईओवर्स नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने गरीब तबके के बीच में जो बहुत बेसिक सुविधाएं थी वो मुहैया कराने की कोशिश की, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करा दी। तो इसका फायदा उनको है, बहुत नेचुरल फायदा है। इसलिए वोट परसेंटेज कम हो सकता है, और उसमें कमी आएगी। देखिए 54%, 2 बार आप 54% लेके आए, तो इस बार 50% या 45% का आंकड़ा छूना उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन क्या बीजेपी 38% से 45% पहुंच पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो मिडिल क्लास लोकसभा चुनाव में दिल्ली में, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो या हायर मिडिल क्लास हो, ये तीनों कैटेगरीज का जो मिडिल क्लास है वो लोकसभा चुनाव में आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में वोट करता है। अभी मैं देख रहा था कि पहले के चुनाव का, तो केजरीवाल साहब भी ये मानकर चलते थे कि ये मिडिल क्लास जो ऊपर वाला है हमको वोट नहीं देगा। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं पिछले 2 दिन से, अभी केजरीवाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिन में सुन रहा था किसी चैनल पर, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लगातार जीएसटी की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स स्लैब की बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि भाई अरबपतियों को 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा एक अपने कारपोरेट दोस्त का माफ किया प्रधानमंत्री जी ने, एक का 46,000 करोड़ माफ किया, और फिर वो ये कह रहे हैं कि किसी अरबपति को की कर्ज माफ नहीं करने का ये सरकार वादा करे।
और कह रहे हैं कि हमने तो प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिख दी है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कानून बनाए सरकार, प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि वो कानून बना दे कि किसी अरबपति का कोई कर्जा माफ नहीं होगा, कर्जा माफ होगा तो सिर्फ किसानों का होगा, गरीबों का होगा, इस तरह की बात कर रहे हैं। साथ साथ वो इनकम टैक्स के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बात करते हैं, रोड टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, क्या इस बार जो आप कह रहे हैं, क्या वो बीजेपी के व्यामोह से अलग होगा? खासतौर पे जो हिंदू समाज से आता है, यूपी बिहार के पूर्विया लोग बहुत यहाँ पर सेटल हैं, वेल टू डू हैं बहुत सारे लोग, ये इस वर्ग में उनकी पहुंचने की जो ख्वाहिश है, शायद इस कारण से कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेस में, जो आप स्वयं कह रहे हैं कि उनके बेस में वो घुसी है, तो क्या इसके जरिए वो काउंटर कर पाएंगे? उनको उनको इस वर्ग का वोट मिलेगा, आपको लगता है? देखिए, ये जो मिडिल क्लास को लुभाने की जो बात अरविंद केजरीवाल करे, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी जो अन्ना आंदोलन का तो आंदोलन था, ये दरअसल मिडिल क्लास का आंदोलन था। मिडिल क्लास खुलकर सामने आया था और उसने अरविंद केजरीवाल को अपने मतलब पलकों में बिठाया था, जिसकी वजह से एक पार्टी जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, अचानक पहली बार चुनाव लड़ती है 30% वोट लेके आ जाती है और दूसरी बार चुनाव लड़ती है तो 54% वोट आ जाता। तो बहुत बड़े तबके पर मिडिल क्लास ने इनको सपोर्ट किया था। लेकिन वो मिडिल क्लास का एक बड़ा तबका जो उसमें कहता हूं कि जो वेल टू डू है या थोड़ी एफ्लुएंट क्लास में है, उसमें डिसइल्यूजनमेंट है इनको लेके। अब वो कई चीजों को लेकर डिसइल्यूजनमेंट है, जैसा मैंने आपको कहा, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। दूसरी, उनकी खुद की जो एक रिलायबिलिटी, उसमें कमी आई है। अब कोई आपकी महिला सांसद आपके घर में जाती है और बाहर निकल कहती कि वो पिट गई। भाई, आम आदमी पार्टी के सांसद को मुख्यमंत्री के घर में पिटने की अगर खबर आती, गलत है या सही है? या दिल्ली के मुख्य सचिव जो है वो मुख्यमंत्री के घर में पिट जाते हैं। तो ये मिडिल क्लास देखिए इन सब चीजों को पसंद नहीं करता है। और फिर वो आप कह दें कि अचानक आप कह दें कि भैया वो करेंसी नोट में तो लक्ष्मी जी आएंगी तो देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। तो जो पढ़ा लिखा अर्बन लिटरेट है, वो उसको आप इस तरीके से नहीं लुभा सकते। उसको आप फ्रीबीज भी देंगे तो ले लेगा, लेकिन वो थोड़ा सा सोच समझ के अपना वोट देगा। तो उसके अंदर डिसइल्यूजनमेंट है। और जैसा मैंने आपको बोला कि दिल्ली के अंदर जो मिडिल क्लास है वो 67% है, 66% का बहुत बड़ा मिडिल क्लास जो हिंदुस्तान से बहुत बड़ा है। तो उस मिडिल क्लास में अगर कहीं विचलन दिखाई पड़ रहा है, कहीं वहां भटकाव दिखाई पड़ रहा है, कहीं नाराजगी दिखाई पड़ रही है, तो केजरीवाल उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार का चुनाव मुश्किल है। इसलिए पहले की और मिडिल क्लास में उनकी पैठ कमजोर हुई है, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई जो इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसको बढ़ा के 10 लाख कर दिया जाए। वो पहले तो ये बात नहीं करते थे, अब क्यों कर रहे हैं? और कह रहे हैं कि इसके लिए प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार है या प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि मिडिल क्लास में दिक्कत है इस बार, लेकिन वो लोअर मिडिल क्लास में दिक्कत नहीं है, मुझे इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी, जो लोअर मिडिल क्लास है उसमें कंफ्यूजन नहीं है, जो अपर मिडिल क्लास है उसमें कंफ्यूजन है। अभी कांग्रेस बहुत जोर लगाकर चुनाव ये नहीं लड़ रही थी और नहीं लड़ रही है, लेकिन मैंने देखा कि आज से राहुल गांधी भी सक्रिय हुए हैं और उनकी पार्टी भी काफी जोर लगा रही है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी जितना जोर लगाएगी, जितना उसको चुनाव में गेन थोड़ा बहुत होगा, क्या उससे डायरेक्ट बीजेपी को फायदा होगा और केजरीवाल साहब की स्थितियां खराब होंगी? देखिए, मेरी राय लोगों से थोड़ी अलग है। मेरा मानना यह है कि दिल्ली के अंदर हर राज्य के अंदर जहां चुनाव होते हैं वहां दो तरीके का वोटर होता है। एक वो वोटर होता है जो सरकार के साथ होता है, दूसरा सरकार के खिलाफ होता है। तो दिल्ली के अंदर अगर एंटी इनकम्बेंसी होगी तो आम आदमी पार्टी सरकार विरोधी वोट उसको लेने की कोशिश बीजेपी भी करे, उसको लेने की कोशिश कांग्रेस पार्टी भी करती है, बाकी तमाम लोग करते हैं। तो ये जो आम आदमी पार्टी विरोधी वोट है, अगर कांग्रेस अच्छा करेगी तो वो बीजेपी का ही वोट काटेगी। ऐसा मेरा मानना ये है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखिए, दिल्ली का जो मुसलमान तबका है वो तो भटकने वाला नहीं है, वो तो जाने वाला नहीं, जिसके बारे में लोग कहते हैं अगर कांग्रेस अच्छा करेगी तो मुस्लिम वोटर भटक जाएगा और मुस्लिम वोटर में अगर डिवीजन हो तो बीजेपी को फायदा होगा। वो ना 2015 में उसमें कोई भटकाव दिखाई पड़ा, ना 2020 में कोई भटकाव दिखाई पड़ा, ना 2025 में कोई भटकाव दिखाई पड़ेगा। वो लोकसभा चुनाव में भी भटकाव दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए उसमें कोई सेंध लगने वाली बात नहीं है। और दिल्ली का जो दलित वोटर है वो भी कोई कांग्रेस से बहुत मोहित होकर उनकी तरफ वोट नहीं डालेगा, क्योंकि वो जानता है कि आप कांग्रेस जीत नहीं सकती। तो अगर लेकिन आप जो कांग्रेस कह रहे हैं अच्छा, माइनॉरिटी दलित कम्युनिटी के बारे में तो थोड़ी देर छोड़ दें, लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को
केजरीवाल साहब ने राजनीतिक तौर पे, प्रशासनिक तौर पे बिल्कुल नजरअंदाज किया। कॉमनवेल्थ राइट के इशू पे लोगों को यूएपीए की तरह जो गिरफ्तार किया गया, बेवजह निर्दोष लोगों को अभी भी जेलों में रखा गया है, इन इश्यूज पर वो बोलते तक नहीं है कभी। सीए एनआरसी पर आपने देखा ही, तो फिर आखिर माइनॉरिटी कम्युनिटी में वो क्या चीज है कि वो केजरीवाल को वोट देने के लिए अभिशप्त होती है या देखिए देना चाहती है? देखिए उनकी माइनॉरिटीज की पहली प्रेफरेंस कांग्रेस पार्टी है, फर्स्ट प्रेफरेंस। वो राहुल गांधी को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हरा नहीं सकती, तो उनकी पहली प्राथमिकता है बीजेपी को हराना। तो बीजेपी को जो हराती हुई दिखेगी, दिल्ली में दो ही पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं होती, उनके मुद्दों को उठाती नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक काम नहीं करती जो बीजेपी करती, वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत नहीं फैलाती। तो ठीक है, आप मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़े नहीं है, लेकिन मुझे घर से बाहर निकलने में मुझे मेरे ऊपर आप डंडा नहीं चलाते। बीजेपी से उनको यही तकलीफ है कि भाई बीजेपी उनके सुख दुख में भी खड़ी नहीं होती है और उल्टे उनको टेरराइज करती है, उनके खिलाफ नफरत पैदा करती है। तो ये जो फर्क है, इस फर्क की वजह से कांग्रेस पार्टी उनकी पहली प्रेफरेंस है, लेकिन आम आदमी पार्टी उनकी पहली वोटिंग प्रेफरेंस है। हमारे पास 3 मिनट बाकी है। हम इसमें 2 छोटे-छोटे सवाल आपसे करेंगे। पहली बात तो ये कि केजरीवाल साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर जंगपुरा से आप जिता देंगे तो आपके उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे अगली सरकार में। हाँ। तो अपने बारे में वो घोषित नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, हमारे ख्याल से अरविंद केजरीवाल ने जब चुनाव शुरू हुआ था, उसी समय उन्होंने कहा था कि इस बार का चुनाव जो है वो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। मैं जनता की अदालत में जा रहा हूँ, जनता ने अगर मुझे वो अगर सरकार हमारी बना दी तो मुझे क्लीन चिट मिलेगी। यानी उन्होंने वो साफ है, आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल हैं, दूसरा कोई नहीं है। कोई नहीं है। मनीष सिसोदिया को लेकर थोड़ी आम आदमी पार्टी के अंदर संशय इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछली बार भी पटपड़गंज में जब सब लोग उनके बारे में मान रहे थे कि चुनाव जीत रहे, तब फंस गए थे। सिर्फ 3000 वोट से जीते थे। जंगपुरा नई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो एक धब्बा उनके ऊपर यह लगा कि भाई आप सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी खोजते हुए वहां जा रहे हैं। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के लिए ये दिल्ली के जंगपुरा के लोगों को बताना जरूरी है कि भाई आप किसी मामूली एमएलए को नहीं चुन रहे हैं, आप एक डिप्टी सीएम को चुन रहे हैं। तो ये दरअसल आम आदमी पार्टी की कमजोरी की ओर इशारा करता है, उनकी मजबूरी की ओर इशारा नहीं करता। एक अटकलें दिल्ली में लगाई जा रही हैं और ये आम लोग भी लगा रहे हैं, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जो राजनीति पर बहस करते हैं कि साहब अगर केजरीवाल साहब चुनाव जीत भी जाते हैं, उनकी पार्टी की सरकार बन भी जाती है और अगर उनकी सीटें कम रहती हैं, 40 रहती हैं या 45 भी रहती हैं, तो बहुत आराम से बीजेपी इनकी सरकार को गिरा लेगी किसी न किसी तरह से और अपनी सरकार बना लेगी, जैसा कि वो दूसरे बड़े-बड़े स्टेट में करती आ रही है। तो ये जो एक जो भावना पहले ही पैदा कर दी गई है, इस तरह का स्पेकुलेशन, इस तरह की अटकल, इसका चुनाव पर क्या असर कोई पड़ सकता है? देखिए, इन सब चीजों का कोई असर मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता है। एक आम मतदाता इतना सोचता भी नहीं है, जो दरअसल आम आदमी पार्टी का जो सोशल बेस है, वो इतना नहीं सोचता। हाँ, जो लिटरेट मिडिल क्लास है, जो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में चलता है, वो बोलेगा अरे आम आदमी पार्टी को वोट देने से क्या फायदा, ये तो जब देखो तो एलजी से लड़ते ही रहते हैं, तो कम से कम बीजेपी को दे दो ताकि स्मूथ सरकार चलेगी। लेकिन जिसको मुफ्त में बिजली मिल रहा है, मुफ्त में पानी मिल रहा है, वो कहाँ इस सब पचड़े में पड़ता है। उसको लगता है भैया ये केजरीवाल जी की वजह से हमारा महीने का 1500 रुपए बच जा रहे हैं, तो इसी को दे दो, ये ज्यादा ठीक है। पता नहीं अगली सरकार आए, दे ना दे, कंटिन्यू करे ना कंटिन्यू करे, तो उससे अच्छा कम से कम ये रहेंगे। तो इसलिए बीजेपी इस एक नैरेटिव बनाने की कोशिश जरूर कर रही कि इनको वोट देने से क्या फायदा, ये तो लड़ते रहते हैं, फिर इनकी सरकार आएगी, फिर दिल्ली में कोई काम नहीं होगा, सड़कें नहीं बनेंगी, तमाम चीजें नहीं बनेंगी। लेकिन ये पढ़े लिखे लोगों का शगल है, वो जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का, उसको इतना समझ में नहीं आता। लेकिन अगर केजरीवाल साहब चुनाव फिर जीत जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई और अमित शाह जी, जो माना जाता है कि इलेक्शन एक्सपर्ट हैं, जहां भी जाते हैं वहां पर वो अपनी गोटियां बिछाकर चुनाव जीत लेते हैं, इलेक्शन कमीशन में जो चीफ हैं इस समय, उनका ये आखिरी चुनाव है राजीव कुमार का, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर केजरीवाल वाकई जीत जाते हैं चुनाव? तो देखिए, अगर केजरीवाल जीत जाते हैं, तो कम से कम एक चीज जो हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव बनने के बाद जो विपक्ष का नैरेटिव जो गड़बड़ हो गया था, मोमेंटम जो था गड़बड़ हो गया था, कम से कम उस पर थोड़ा फुल स्टॉप लगेगा। और अगर बीजेपी दिल्ली भी जीत जाती है, तो जितने दाग लोकसभा चुनाव की वजह से लगे थे, वो सारे दाग धुल जाएंगे कि भाई वो एक अपवाद स्थिति थी,
उसमें बीजेपी को हार गई चुनाव, मतलब बहुमत नहीं मिला। लेकिन देखिए बीजेपी आज भी इनविंसिबल है। हमको कह रहे थे हरियाणा हारने को, हरियाणा भी जीत गया। महाराष्ट्र कह रहे थे हम हार जाएंगे, हम वो जीत गए। और सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली हम जीत गए, जहां हमारी कोई हैसियत नहीं अरविंद केजरीवाल ने छोड़ी थी। तो विपक्ष का नैरेटिव मजबूत होगा और विपक्ष एक बार फिर सेंट्रल स्टेज पर आएगा अगर केजरीवाल जीतते हैं। लेकिन अगर हारते हैं तो विपक्ष की स्थिति भी ठीक नहीं हो पाएगी। लेकिन आपने बिल्कुल आखिर में विपक्ष के नैरेटिव की बात की, लेकिन तब अगर जीतते हैं तो क्या विपक्ष के नेता के तौर पे एक नई गोलबंदी होगी, एक नए ढंग की बात होगी कि भाई राहुल गांधी? यस। देखिए लोकसभा चुनाव के बाद से और उसके पहले से भी स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली का वोटर ही एक नेशनल प्लेयर नहीं मानता है। अगर मानता होता तो 7 सीट 3 बार जो है आम आदमी पार्टी नहीं गंवाती। एक बार भी एक एमपी जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली से नहीं जीत पाई आज तक। नहीं, 2014 में भी नहीं जीता, 19 में भी नहीं जीता, 24 में भी नहीं जीता। तो हम पत्रकारों के लिए बहुत अच्छा है कि अरविंद केजरीवाल, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई संशय वाली स्थिति नहीं। और नेशनल लेवल पे उनका स्टाफ भी बढ़ेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन अपोजिशन की पॉलिटिक्स तो कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमेगी और उसमें कोई बदलाव में देखता नहीं। शुक्रिया आशुतोष, बहुत अच्छी तरह से आपने हमारे दर्शकों श्रोताओं को दिल्ली के चुनाव के परिदृश्य को समझाया है और मुझे लगता है कि श्रोताओं को काफी बेहतर आर्गुमेंट मिले हैं और वे कन्विंस भी होंगे, इस पर बहस भी करेंगे। तो दोस्तों, आपकी टिप्पणियां जरूर चाहिए। इस प्रोग्राम को आपने कैसे देखा? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सर।